हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 22 और 23 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा ने कृषि प्रसंस्करण और खाद्य निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 20 और 21 जून 2026 को ऑस्ट्रिया के लिए संपूर्ण अंडा पाउडर की अपनी पहली वाणिज्यिक खेप भेजी है। ये जो निर्यात है ये 22.6 मीट्रिक टन का था और इसे बोलांगीर स्थित ओवियो फार्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजा गया है। अब सूखा अंडा पाउडर क्या होता है? तो ये अंडों से तैयार किए जाने वाला एक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद है। इसे विशेष तकनीकों के माध्यम से सुखाकर पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ इससे काफ़ी बढ़ जाती है। इस उत्पाद का उपयोग बेकरी, कन्फेक्शनरी, खाद्य प्रसंस्करण और औषधि उद्योगों में किया जाता है और जिस अंडा पाउडर का निर्यात किया गया है उसका उत्पादन बोलांगीर में वर्ष 2025 में स्थापित एक आधुनिक अंडा प्रसंस्करण संयंत्र में किया गया था। ये जो संयंत्र है ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप संचालित होता है और जो कई तरह के मानक होते हैं विदेशी मुस्लिम कंट्रीज़ के भी, जैसे हलाल और अलग अलग, उन सारे मानकों को भी ये पूरा करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक विकसित भारत 2047 फोरम से संबंधित है। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 19 जून 2026 को किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूके की NRI एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिसमें सांसदों, राजनयिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा भारतीय मूल के लोगों ने भाग लिया। इस फोरम को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? तो भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों, भारत युग के सहयोग और वैश्विक स्तर पर भारतीय समुदाय की जो भूमिका है उस पर चर्चा करना। अभी विकसित भारत 2047 है क्या? तो भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करने वाला है और इसी उपलक्ष्य में देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दीर्घकालिक परिकल्पना है ये विकसित भारत 2047। ये दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, तकनीकी नवाचार, सुशासन और संस्थागत सुधारों पर आधारित है और फोरम में जो ये फोरम आयोजित हुआ, इस फोरम में भारत और यूके के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। चर्चा के मुख्य विषय क्या क्या रहे? तो व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान। इस फोरम में प्रस्तावित भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते का भी उल्लेख किया गया, तो उस पर भी भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पे भी इस फोरम के दौरान चर्चा की गई। नेक्स्ट टॉपिक भारत के सॉलिसिटर जनरल से संबंधित है। तो तुषार मेहता जो हैं उनको फिर से इस पद पे 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त कर दिया गया है और उनका जो नया कार्यकाल होगा वो 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के विधि अधिकारियों की व्यवस्था में अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है और ये जो पद होता है ये केंद्र सरकार को विभिन्न संवैधानिक, कानूनी और न्यायिक मामलों में सलाह देने तथा सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विभिन्न न्यायालयों में सरकार का पक्ष या तो सॉलिसिटर जनरल द्वारा रखा जाता है या अटॉर्नी जनरल द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक भारत के द्वारा 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की जाने वाली है। तो आपको पता होगा कि 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्षता कर रहा है और उसी अध्यक्षता के तहत 25 से 26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा भारत। ये बैठक ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष ऊर्जा ट्रैक की थीम है सर्वेशाम ऊर्जम,
मतलब सभी के लिए ऊर्जा। ये जो थीम है ये लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। और पिछले एक दशक में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। क्या प्रगति की है? तो देश की सौर ऊर्जा क्षमता में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत ने अपने विद्युत वितरण नेटवर्क में 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं। भारत ने वर्ष 2032 तक 410 गीगावाट घंटा ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये जो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, इसमें सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता, तकनीकी सहयोग और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। और भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की। कौन कौन सी? तो ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा तक समान पहुंच और न्याय संगत वितरण तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये 3 प्राथमिकताएं भारत द्वारा निर्धारित की गई हैं इस ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक, भारत वर्ष 2026 में यूके से 9 सेवानिवृत्त सेपेकैट जगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करने जा रहा है। जगुआर विमानों का अब निर्माण बंद हो चुका है और भारत एकमात्र देश है जो इन विमानों का सक्रिय सैन्य संचालक है अभी। तो चूँकि इन विमानों का निर्माण बंद हो चुका है, इसलिए भारत अलग अलग देशों से जहाँ ये विमान रिटायर हो चुके हैं तो उनसे ये विमान खरीद कर और उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो सही से काम कर रहे होते हैं वो अपने लड़ाकू विमानों में लगाता है। तो इसी उद्देश्य से भारत ने यूके से भी 9 सेवानिवृत्त सेपेकैट जगुआर लड़ाकू विमान को प्राप्त करने के लिए डील की है। और इन विमानों का उपयोग सक्रिय उड़ान अभियानों के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इनके पुर्जे और उप प्रणालियों को निकालकर भारतीय वायुसेना के जो मौजूद जगुआर बेड़े हैं उनके रखरखाव में लगाया जाएगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 115 से 120 जगुआर विमान हैं और ये 2030 से 2032 तक सेवा में बने रहने की इनकी संभावना है। इन विमानों को अंबाला, गोरखपुर, जामनगर जैसे महत्वपूर्ण जो वायुसेना ठिकाने हैं वहाँ पे तैनात किया गया है। ये जो विमान होता है सेपेकैट जगुआर, ये एक 2 इंजन वाला स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक लड़ाकू विमान है जिसे यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और भारत अभी जो यूके से निर्यात कर रहा है उसके पहले आयात कर रहा है, उसके पहले भी ओमान और फ्रांस से इन विमानों को वो प्राप्त कर चुका है। 2018 और 2023 में फ्रांस और ओमान से इन विमानों को प्राप्त कर चुका है। तो अगर क्वेश्चन आए कि हाल ही में भारत ने किस देश से 9 जगुआर विमान को प्राप्त करने के लिए डील की है, तो यूके से। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी 21 जून को हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित हुआ है और इसका मुख्य कार्यक्रम जो है वो कोलकाता में आयोजित किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी भाग लिए थे। तो इसको हम लोग आज इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको पहले डिस्कस किया जा चुका है। इसका थीम, इस कौन सा आयोजन है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये सारा पिछले दिन के वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। तो ये जो आयोजन हुआ इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 3 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों INS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया है, देश को समर्पित किया है। और इन तीनों जहाज़ों का डिज़ाइन भारतीय नौसेना के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है तथा इनका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। अब बारी बारी से तीनों जो विमान हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो INS दूनागिरी जो है ये प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है और इस श्रेणी का GRAC द्वारा बनाया गया दूसरा युद्धपोत है। ठीक है,
प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो ये शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है जिसमें आधुनिक सेंसर, एकीकृत युद्ध प्रणाली और स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया गया है। ये जो युद्ध पोत है INS दुनागिरी, ये सतही युद्ध, वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है और इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उन्नत वायु रक्षा प्रणाली तथा आधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियार लगाए गए हैं। वहीं अगर INS अग्रय की बात करें तो ये अर्नाला श्रेणी का एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है और इसे विशेष रूप से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। इस जहाज़ में हल्के टॉर्पीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप लगी हुई है। अब INS संशोधक के बारे में देख लेते हैं। तो ये संध्याक श्रेणी के सर्वेक्षण पोत कार्यक्रम का चौथा और अंतिम जहाज है और इसका मुख्य कार्य समुद्री तल का मानचित्रण, जल गहराई का सर्वेक्षण और नौवहन संबंधी आंकड़ों का संग्रह करना है। इस पोत में ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल जैसे आधुनिक प्रणालियां मौजूद हैं जो समुद्र के भीतर विस्तृत सर्वेक्षण कार्य करने में सक्षम है। ऐसे सर्वेक्षण पोत बंदरगाह विकास, समुद्री नक्शों की तैयारी और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इन तीनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर इससे रिलेटेड आपको PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।